नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस डेली करंट अफेयर्स क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए सीधे हम लोग जुड़ते हैं और आज है 19 मार्च और आज की कुछ करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आप लोगों ने कल एक प्रश्न का उत्तर मुझे बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एचईओ के एग्जाम में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, एचईओ के एग्जाम में। ठीक है, 16 मार्च दरअसल ये मनाया जाता है ना, या कुछ और होगा? कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए आज का पहला टॉपिक है आरबीआई की बैंक.इन डोमेन पहल और इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। ठीक है, तो ये टॉपिक चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में 17 मार्च 2026 को लंदन की प्रतिष्ठित संस्था कौन, सेंट्रल बैंकिंग ने भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को वर्ष 2026 के इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, से सम्मानित किया है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बड़ी बात है अपने आप में आरबीआई के लिए। किस संस्था ने सम्मानित किया, ये ध्यान रखिएगा। आरबीआई को यह वैश्विक सम्मान भारत के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक.इन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दिया गया है। तो किस संस्था ने दिया है, किसको दिया है और क्यों दिया है, ये 3 पॉइंट आपको यहां पर इस पहली स्लाइड से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। दुनिया का पहला देश, इस पहल के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है अपने आप पे। ये खास बात है अपने आप में, बहुत ज्यादा। अनिवार्यता की समय सीमा, आरबीआई के निर्देशानुसार भारत के सभी वाणिज्यिक और विनियमित बैंकों को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और नेट बैंकिंग पोर्टल्स को 31 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से नए जो है बैंक.इन डोमेन पर हस्तांतरित यानी कि माइग्रेट करना था अपने आप पे, जो कि एक बड़ी पहल थी। विशेष डोमेन, ठीक है, सामान्य .com या .in के विपरीत .bank.in क्या .bank.in डोमेन सार्वजनिक पंजीकरण पब्लिक रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध नहीं है। यह केवल आरबीआई द्वारा विनियमित और लाइसेंस प्राप्त बैंकों को ही कड़ी जांच के बाद आवंटित किया जाता है। तो यह बहुत बड़ी पहल है, अपने आप पे ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, सहयोगी संस्थाओं की बात करें तो इस व्यापक डिजिटल परिवर्तन को सफल बनाने में निम्नलिखित संस्थाओं ने मिलकर काम किया है। एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NIXI ने, इन तीनों ने मिलकर के इस पर काम किया हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग, ठीक है, ये भी है इसमें। और इसका उद्देश्य और लाभ क्या रहेगा, आप जानते हो कि साइबर फ्रॉड और जो फिशिंग जैसा मुद्दा होता है, उस मुद्दे से निपटने के लिए आरबीआई ने यह डोमेन स्टार्ट किया था। बहुत बड़ी पहल है और इसी के लिए इसको यह बड़ा अवार्ड मिला है अभी हाल ही में। ठीक है, तो साइबर फ्रॉड और फिशिंग पर रोक यानी कि असली बैंक जैसी हुबहू फर्जी वेबसाइटें बना करके ग्राहकों को ठगना अब लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि साइबर अपराधी .bank.in डोमेन किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते हैं। यह अलग से डोमेन जो है आरबीआई ने जो है बनाया हुआ है, यह बड़ी बात है। और इसी इंटरनेट सुधार के लिए आरबीआई को सम्मान दिया गया है, यह बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ग्राहकों के विश्वास में वृद्धि, जब भी कोई ग्राहक वेबसाइट के यूआरएल के अंत में .bank.in देखेगा तो वह यह सुनिश्चित कर सकेगा कि यह 100% असली है और सुरक्षित बैंक वेबसाइट का उपयोग कर रहा है। और यह मतलब एक तरीके से एक आपके सामने एक मार्क है अपने आप पे कि .bank.in। अब इस डोमेन को कोई और खरीद ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आरबीआई के नाम पर, अलग अलग बैंकों के नाम पर लोग फर्जी वेबसाइट बना करके लोगों से पैसे ऐड लेते थे। बहुत प्रकार के फर्जी आप लोग चीजें देखने को मिलती थी आपको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वित्तीय प्रणाली की मजबूती होगी। यह कदम डिजिटल पेमेंट से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में भारी कमी लाएगा और भारत के डिजिटल वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबली एक मानक जो यानी कि ग्लोबल बेंचमार्क के रूप में क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो ये बड़ी बात है और ये डेफिनेटली कि आप एग्जाम में यहां से प्रश्न बन जाएगा। चलिए आइए अब आप बताइए किसमें से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस संस्था को सुरक्षित .bank.in डोमेन लागू करने के लिए सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? किसको? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT को, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को, या फिर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI को? किसको जो है इस सम्मान दिया गया है? सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, अभी हमने आपको बताया है, यह सम्मान दरअसल आरबीआई को दिया गया है। यानी कि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, चलिए। नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव, यह अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया, लेकिन चर्चाओं में क्यों है? तो भारत को रक्षा उत्पादन यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। ठीक है, यह अभी चर्चाओं में इसलिए रहा है। कब से कब तक? तो 19 और 20 मार्च 2026 के मध्य में। स्थान क्या था? मानकेशा सेंटर, नई दिल्ली। उद्घाटनकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, ये 3 चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। मुख्य विषय क्या रहा है? मुख्य विषय रहा है इस वर्ष के कॉन्क्लेव की केंद्रीय थीम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये क्या रही है? थीम रही है, जो कि आपको याद रखनी है। क्या इसके मुख्य फोकस क्षेत्र रहे हैं? तो भविष्य के युद्धों और रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन में निम्नलिखित आधुनिक तकनीकों के स्वदेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, जिस पर खूब सारे प्रश्न भी बनते हैं आपके एग्जाम में। यह टॉपिक आप लोग अलग से रेडी कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। तो ये टास्क मैं आपको देता हूं। ठीक है, ये आपका टास्क है कि इसको आपको रेडी करना अलग से है। टास्क नंबर 1 आपका है। ठीक है, दूसरा 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, फिर ऑटोमेशन और स्मार्ट मटेरियल्स। ठीक है, ये चीजों पर फोकस रहा है इसका। चलिए, आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशीकरण को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करना, यानी कि हम लोग रक्षा उपकरण जो भी लेते हैं अलग अलग, वो अलग से हम लेंगे नहीं, बल्कि हम अपना खुद का बनाएंगे। ठीक है, और भारत में ही अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के निर्माण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करना, कि भैया हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी, हम अपने आप को मजबूत करेंगे, आयात की जगह पर हम क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। यानी कि हम सामान रक्षा उपकरण हम लेंगे नहीं, बल्कि अपने देश में बना करके हम बेचेंगे उसे। ठीक है, एमएसएमई की भागीदारी, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की भागीदारी। तो एमएसएमई उद्यमों को रक्षा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सीधे जोड़ना, ताकि वे भी ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन से का हिस्सा बन सकें। नेक्स्ट है, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर, तकनीकी नवाचार, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। डिफेंस सेक्टर में निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करके नई तकनीकों जैसे स्मार्ट मटेरियल्स और 3D प्रिंटिंग को अपनाना भी इसमें क्या है? शामिल है। अब इसी पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, चलिए, नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य विदेशी रक्षा कंपनियों को भारत में सीधे निवेश के लिए आमंत्रित करना है। बताओ क्या हो जाएगा? ऐसे कूट वाले प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में बनते हैं और आप गलती करके चले आते हैं। नहीं करनी है गलती आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ए। यानी कि अब ए में क्या है? ए में क्या है? आपका विकल्प नंबर केवल 1 है। ये नहीं है बाबू साहब, है ना, ये नहीं है। हमें अपने यहां पर अपने रक्षा उत्पादन को क्या करना है? अपने रक्षा उत्पादन को मजबूत करना है। ठीक है, क्या करना है? मजबूत। और क्या करना है? अपने आयात को क्या करना है? कम करना है। रक्षा उपकरणों के आयात को लेस करना है। तो ओनली 1 होगा, ये वाला नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 संस्कृत वाला अभी चर्चा में रहा है। तो हाल ही में भारत सरकार की साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। इस वर्ष संस्कृत भाषा श्रेणी में यह सर्वोच्च सम्मान प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक और दार्शनिक कृति प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष के लिए दिया गया है। यह नाम आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, किसको दिया गया है? यह दिया गया है प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को। उनकी उत्कृष्ट कृति, क्या नाम है उनका? उनकी दार्शनिक साहित्यिक और दार्शनिक कृति है प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष के लिए दी गई है। तो ये खास पॉइंट आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब इस कृति और लेखक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कृति का क्या नाम है? मैंने बता ही दिया आपको, प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष। इसका प्रकाशन वर्ष किसका है? 2018 का है। लेखक कौन है? महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी के मार्गदर्शन में रचित यह है। विषय वस्तु, यह ग्रंथ दरअसल
मुख्य रूप से ब्रह्म तत्व और व्यापक गहन का निरूपण करता है। कृत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसका कृत की क्या महत्व है। तो दार्शनिक समन्वय की अगर हम बात करते हैं तो दार्शनिक समन्वय के अंदर यह ग्रंथ हिंदू धर्म के प्रमुख शास्त्रों अर्थात प्रस्थान त्रयी यानी कि उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र के साथ साथ में भगवान स्वामी नारायण द्वारा प्रदत्त वचनामृत का एक अद्वितीय समन्वय प्रस्तुत करता है। साहित्यिक शैली की बात करते हैं तो इस ग्रंथ की रचना सूत्रात्मक यानी कि सूत्र शैली और काव्यात्मक रूप में की गई है। इसके संदबद्ध ढांचे के कारण चयन समिति ने इसे दार्शनिक काव्य की उत्कृष्ट महाकवि महाकृति माना है। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन यानी कि यह ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान स्वामीनारायण द्वारा प्रतिपादित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का एक व्यवस्थित और साहित्यिक निरूपण भी है अपने आप पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बन जाएगा प्रश्न इस पर, बताइए विद्वानों द्वारा दार्शनिक काव्य की उत्कृष्ट कृति मानी जाने वाली रचना प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष मुख्य रूप से किस साहित्यिक शैली में रची गई है। नंबर ए विशुद्ध गद्य कथा, ठीक है, सूत्रात्मक काव्यात्मक शैली, केवल नाटक या आधुनिक मुक्तक कविता। क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको। आई थिंक इसमें जो है बी वाला होगा, क्या बी वाला ही होना चाहिए डेफिनेटली, है ना। चलिए बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका उत्तर से एकदम, ये वाला। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक भी चर्चाओं में रहा है। क्यों चर्चाओं में रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने राज्य में जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के बहाने कराए जाने वाले धर्मांतरण यानी कि जो कन्वर्जन को रोक लगाने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया अपने आप पे। आप जानते हो कि धर्मांतरण कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा है जिसमें कई बार लोभ दिया जाता है, कई बार दबाव बनाया जाता है, धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन लोगों का करा दिया जाता है। तो इसके लिए वहां पर एक विधेयक पारित किया गया, कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, विधेयक के प्रमुख प्रावधान और अगर हम सजा के यानी कि पेनल्टीज की बात करें तो इस तरह कानून के तहत अवैध धर्मांतरण को एक गंभीर और संज्ञेय अपराध जो है माना गया है, जिसके लिए निम्नलिखित कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। क्या क्या किया गया है। नंबर 1 सामान्य अवैध धर्मांतरण, विवाह के बहाने आदि, यानी कि इसमें शामिल दोषियों को 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। अगर आपने शादी के बहाने किसी का धर्मांतरण कराया है तो भैया आपको 7 साल तक की सजा और प्लस आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा संवेदनशील वर्गों का धर्मांतरण, यानी यदि धर्मांतरण किसी नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का कराया जाता है तो सजा 7 साल की कैद और जुर्माना 5 लाख रुपए तक का होगा। इस केस में, किस केस में, अगर धर्मांतर किसी नाबालिग हो, कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, महिला हो कोई, या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति हो, यानी कि एससी और एसटी वाला अगर व्यक्ति हो, अगर उसका धर्मांतर कराएंगे तो उसमें क्या होगा, 7 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। पिछले वाले में क्या था, 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, इसमें 4 लाख एक्स्ट्रा जुड़ गया, 5 लाख हो गया इसमें। ठीक है, सामूहिक धर्मांतरण, मास कन्वर्सेशन, बड़े लेवल पर जो कन्वर्जन कराया जाता है, इसके साथ एक साथ कई लोगों का धर्मांतरण कराने पर 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया। सेम, ये सेम है एकदम। बार बार अपराध करने वाले, रिपीट ऑफेंडर्स अगर होगा तो, यदि कोई व्यक्ति इस कानून का बार बार उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये खास बातें हैं और इसको आप एक बार क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के अनुसार इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। यह कानून किसी व्यक्ति की स्वेच्छा से धर्म चुनने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का हनन नहीं करता, बल्कि यह केवल धोखाधड़ी, जबरन या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले अनुचित धर्मांतर को क्या करता है, रोकता है। कि आप भैया किसी को, देखो अपने मन से आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, यह आपकी देश है, यह आपकी स्वतंत्रता आर्टिकल 25 कहता है, लेकिन धोखाधड़ी से अगर किसी का धर्मांतरण या कन्वर्जन कराते हैं तो वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा, जो कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने अपने यहां पर पारित कर दिया है। ये संज्ञेय अपराध आएगा। ठीक है, चलिए संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध क्या होते हैं भाई साहब, जानते हैं आप लोग, बताइएगा मुझे कमेंट करके जरा। चलिए अब आप बताइए, प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जबरदस्ती, धोखाधड़ी या प्रलोभन के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है।
तो उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या फिर गुजरात ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हेल्थ एंड वेलनेस सम्मेलन 2026 स्वास्थ्य चौपाल पहले भी चर्चा में रहा है। तो अभी हाल ही में दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने हेल्थ एंड वेलनेस सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य और खुशहाली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब ये आपके एचयू वाले एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, इसकी खास पॉइंट है प्रतिभागिता, यानी कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वेलनेस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने एक मंच पर आकर के अपने विचार साझा किए हैं। ठीक है, समग्र स्वास्थ्य पर जोर, महापौर ने इस पर जो है जोर दिया कि भैया भागादौड़ी वाली जीवन शैली में स्वास्थ्य की देखभाल करना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा स्वास्थ्य चौपाल पहल की शुरुआत रही है। ठीक है, और उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य लक्ष्य जो है स्वास्थ्य जागरूकता, निवारक देखभाल, ठीक है, और वेलनेस गतिविधियों में जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। ये इसका खास उद्देश्य रहा है। ठीक है, इससे जो है लोगों को एक संतुलित और बेहतर स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए जो है प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर। दिल्ली में शुरू की गई नई स्वास्थ्य चौपाल, ठीक है, का ये जो पहल है स्वास्थ्य चौपाल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन, सभी नागरिकों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य जागरूकता और निवारक देखभाल में जन भागीदारी को बढ़ावा देना, शहर में नए सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण करना, स्कूलों में केवल खेलकूद की गतिविधियों को अनिवार्य करना। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? एग्जैक्टली क्या हो जाएगा बताइए मुझे। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भाई साहब। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, है ना? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए टीम कल की अभी चर्चाओं में रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने टीम कल की नामक एक अखिल भारतीय नशीली दवा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो जनवरी 2025 से डार्कनेट प्लेटफॉर्म और सेशन ऐप पर सक्रिय था अपने आप पे। ये बताइए किस प्रकार से चीजें होती रहती हैं। ठीक है, अधिकारियों ने दरअसल 13 घरेलू पार्सल और नीदरलैंड से आए 2 पार्सल जब्त किए, जिनमें से नशीली दवाएं भरी हुई थी। ठीक है, एनसीबी आप जानते हो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने आप में इस प्रकार के खूब कामों को करता है। ठीक है, चलिए, और गृह मंत्रालय के अधीन एनसीबी की स्थापना नशीले पदार्थों और साइकोट्रॉपिक पदार्थों से संबंधित कानूनों को लागू करने और खुफिया जानकारी का समन्वय करने का उद्देश्य से नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत की गई थी। एक इसी पर मूवी है इमरान हाशमी की, है ना? आप लोग देखिएगा, अच्छी मूवी है वो। अभी नेटफ्लिक्स पे शायद थी, मैंने देखा था उसको, अच्छी मूवी है। किस प्रकार से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले जो है इस प्रकार की चीजों को रोक लगाते हैं। अच्छी मूवी है, देखिएगा उसको। चलिए, ऐसी मूवी देखा करिए आप लोग, जिससे ना कुछ अच्छा करने का काम करने का जो है आपके भीतर जज्बा है। चलिए बताइए क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने टीम कल की नामक अखिल भारतीय नशीली दवा वितरण नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है? तो सीबीआई के द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के द्वारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने जैसे आपको बताया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के द्वारा। अच्छा, सीबीआई के बारे में अलग से प्रश्न बनता है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है नेशनल जो है ये जो एजेंसी होती है अपने आप में इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है ये, इसके बारे में प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये और ये दोनों आप पढ़िएगा अलग से। ये टास्क नंबर 2 है आपका। ठीक है, टास्क 2। इनफैक्ट जितने भी खुफिया एजेंसीज होती हैं अपने आप में, ठीक है, उनके सबके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहां से प्रश्न बनता है एक ना एक आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, खैबर सेकंड मिसाइल। खैबर सेकंड मिसाइल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में ईरान ने दावा किया है कि आईआरजीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय और इजरायली वायुसेना के कमांड सेंटर को निशाना बनाने के लिए खैबर सेकंड मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। और अभी आपने देखा कि हाल ही में जो है इसी से जो है क्या किया गया, हमला किया गया था वहां पर इजराइल पर। यह मिसाइल खुर्रम शहर मिसाइल परिवार से संहिता और ईरान की मिसाइल प्रणाली की एक उन्नत पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अनुमानित इसकी जो मारक क्षमता वो कितनी 1450 किलोमीटर है, जिससे यह मध्य पूर्व क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में हमले करने में सक्षम है। यह ठोस ईंधन तकनीकी का उपयोग करती है और जिससे प्रक्षेपण की तैयारी
तेज हो जाती है और भंडारण आसान हो जाता है और इसकी गतिशीलता बेहतर हो जाती है अपने आप पे। ठीक है, चलिए अब इसी पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न आपके लिए। खैबर सेकंड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? ईरान, रूस, यूक्रेन, इजराइल। ईरान है ना, ईरान इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए आसान है बहुत, कोई टफ तो है नहीं। एक झींगे हैं, उनकी चर्चा में है स्टेनेथोलोरी, एक दुर्लभ झींगे जैसी समुद्री क्रस्टेनियन है। ठीक है, जिसे हाल ही में भारत में पहली बार दर्ज किया गया है। इसकी खोज उड़ीसा के बेरहामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा आरेपल्ली समुद्र तट पर की गई थी। तो ये चर्चाओं में क्यों? इसलिए चर्चाओं में है। इसके पहले यह प्रजाति केवल मलेशिया के जल क्षेत्रों में ही जानी जाती थी। यह एम्फीपोडा गण के अंतर्गत स्टेनोथोइडे परिवार से क्या है, ये रिलेटेड है। तो ये चूंकि मलेशिया जल क्षेत्र में देखी जाती थी, लेकिन अभी इसको भारत में देखा गया है, ये एक बड़ी बात है अपने आप पे, है ना। चलिए दरअसल एम्फीपोड जो है छोटे अकशेरुकी क्रस्टेशियन होते हैं। क्या? अकशेरुकी। अच्छा बताओ मुझे कि ये कशेरुकी और अकशेरुकी क्या होते हैं, यानी कि वर्टिब्रेट और जो है इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड एंड एब्सेंट ऑफ नोटोकॉर्ड सुना है कभी आपने? क्या होता है बताइएगा मुझे। ठीक है, ये एम्फीपोड छोटे अकशेरुकी क्रस्टेशियन होते हैं जो केकड़ों, लॉबस्टरों और झींगों से समित होते हैं। ये महासागरों, झीलों, नदियों, समुद्र तटों, गुफाओं और आर्द्र उष्णकटिबंधीय आवासों में रहते हैं। एम्फीपोडा नाम का अर्थ है अलग अलग पैरों के वाला, क्योंकि इनके पैर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये भी चर्चा में रहा, इनका नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बन जाएगा प्रश्न इस पर। ये जो झींगे लिखा हुआ है, ठीक है, ये झींगे जैसी एक दुर्लभ समुद्री क्रस्टेशियन प्रजाति है जिसे हाल ही में भारत के किस राज्य में देखा गया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। बताओ। ये देखो अभी यहां पर लिखा हुआ था ना, उड़ीसा के बेरहामपुर विश्वविद्यालय इसने इसको देखा है, और कहां पर देखा है ये आप बताइएगा मुझे। ठीक है, देखो नाम आप इसको ना एकदम बढ़िया तरीके से इसको याद रखिएगा, कहीं पर मतलब गलती ना होने पाए कि भैया हम इसको भूल गए। ठीक है, चलिए ए इज द राइट आंसर, है ना, ए होना चाहिए, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बन जाएगा आज का इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट वाला क्वेश्चन। इसका उत्तर आपको देना है। हेल्थ एंड वेलनेस सम्मेलन 2026 में समग्र स्वास्थ्य के तहत किन पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया? केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर, केवल मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर, केवल योग और आयुर्वेद पर? अब बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये आज ही मैंने प्रश्न कराया हुआ है ना, इसका उत्तर आपको बताना है। आज के लिए एक प्रश्न आपके सामने है। निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक भागीदारी भारत में समग्र स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सबसे प्रभावी साधन है। हाल ही में शुरू की गई स्वास्थ्य चौपाल जैसी पहलों के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, बाकी कल हमने प्रश्न दिया था एक, ठीक है, अच्छा उसमें नहीं डाला है, कोई बात नहीं। बाकी आज ये जो हमारे कोर्सेज के फाइल इसमें लिखी हुई है, आप इसमें सारे कोर्सेज को देख कर सकते हैं और इसमें आप हमारे इनरोल हो सकते हैं किसी भी कोर्स में। इसके लिए आप हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, यहां पर जो नंबर आपको दिए गए हैं सामने। ठीक है, तो बस आज के इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स,
टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।